जरा 15वीं सदी के उस दौर में चलिए जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा नक्शे पर था ही नहीं, एक अनजाना रहस्य था। उस जमाने में भारत सिर्फ एक देश का नाम नहीं था, बल्कि एक सपना था। एक ऐसी सोने की चिड़िया जिसके मसालों की खुशबू और रेशम की चमक की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं। एक ऐसा स्वर्ग जिसका रास्ता किसी को पता नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो समुंदर से टकरा जाए, तूफानों से लड़ जाए, सिर्फ इस सपने को सच करने के लिए। आज हम उसी खोज की कहानी को समझेंगे जिसने सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं खोजा, बल्कि भारत और पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूरोप को भारत को खोजने की इतनी बेचैनी थी ही क्यों। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। देखिए, 15वीं सदी का यूरोप बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। भारत से मसाले लाने वाले जो जमीनी रास्ते थे, उन पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। नतीजा, मसाले सोने के भाव बिकते थे। तो हर यूरोपीय राजा की आंखों में बस एक ही सपना था, किसी भी तरह भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना। पुराने रास्ते बंद हो चुके थे और नए रास्तों का कोई अता पता नहीं था। बस यही बेचैनी थी जो एक बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। और ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि मसालों की कीमत में कितना बड़ा फर्क था। आप सोचिए, यूरोप में जिन चीजों को लोग सोने के बराबर मान रहे थे, जैसे दालचीनी, इलायची और काली मिर्च, वो भारत में रोजमर्रा के बाजार में बिकने वाला एक आम सामान थी। बस यही आर्थिक फर्क उस खतरनाक समुद्री सफर के पीछे की सबसे बड़ी ताकत थी। तो फिर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कौन सामने आया? चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जिसका नाम था वास्को द गामा। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के दरबार में जाकर वास्को द गामा ने यही आत्मविश्वास दिखाया था। राजा ने उसकी आंखों में वो जुनून देख लिया और आखिरकार उसे इस मिशन की इजाजत दे दी। और उस पल से वास्को द गामा ये अच्छी तरह जानता था कि अब पीछे हटना या नाकाम होना उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी, इसकी तैयारी किसी जंग की तरह हुई थी। लिस्बन के बंदरगाह पर 4 बड़े-बड़े जहाज तैयार किए गए, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बरियो और एक सप्लाई शिप। महीनों के सफर के लिए सूखा मांस, मछलियां और पत्थर जैसी सख्त ब्रेड जमा की गई, क्योंकि खुले समंदर में ताज़ा खाना मिलना नामुमकिन था। और फिर वो दिन आ ही गया। 8 जुलाई 1497 को इन चारों जहाज़ों ने अपने पाल खोल दिए। किनारे पर खड़े लोग दुआएं कर रहे थे और शायद इतिहास भी अपनी सांसें रोक कर देख रहा था। वास्को द गामा का सफर शुरू हो चुका था। लिस्बन तो पीछे छूट गया, लेकिन अब समंदर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब शुरू हुई असल जंग, सिर्फ लहरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और निराशा से भी। कुछ ही दिनों में समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जहाज़ों से टकराने लगीं। तेज हवाओं ने पाल फाड़ कर रख दिए। दिन और रात का कोई भरोसा नहीं था। इतने लंबे सफर की वजह से जहाज पर बीमारियां फैलने लगीं और कई नाविक भूख और बुखार से तड़पने लगे। ऐसे मुश्किल हालात में जाहिर है नाविकों का हौसला टूटने लगा था। वो वास्को द गामा के पास आकर कहते, अब हमें वापस लौट चलना चाहिए, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। उनका डर बिल्कुल असली था, क्योंकि मौत हर पल उनके सामने नाच रही थी। लेकिन वास्को द गामा हर बार बड़ी मजबूती से जवाब देता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि टूटे हुए नाविकों में भी फिर से हिम्मत आ जाती। ये सफर अब सिर्फ समंदर को जीतने का नहीं था, बल्कि अपने डर को जीतने का बन चुका था। और फिर वो पहुंचे अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर, केप ऑफ गुड होप पर। लेकिन नाविक इसे केप ऑफ स्टॉर्म्स कहते थे, यानी तूफानों का केप। यहां लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठती थीं और हवाएं जहाज़ों को खिलौनों की तरह फेंकती थीं। कई दिनों की भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो मौत के इस दरवाजे को पार करने में कामयाब हुए। इस सबसे बड़ी, सबसे भयानक मुश्किल को पार करने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। अब उनकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला था। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मलिंदी नाम की एक जगह है। वहां उनकी मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से, जो उस दौर में हिंद महासागर के सबसे माहिर नाविक माने जाते थे। इब्न मजीद ने वास्को की आंखों में भारत पहुंचने का वो जुनून देख लिया और उसे मानसूनी हवाओं का सदियों पुराना राज बता दिया। ये ज्ञान पहली बार यूरोप तक पहुंच रहा था। अब समुंदर दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बन चुका था। 20 मई 1498 की वो सुबह, हवा में मसालों और चंदन की खुशबू थी। ये भारत की पहली सांस थी जो उन्होंने ली।
और फिर दूर क्षितिज पर नारियल के पेड़ और मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो कालीकट पहुंच चुके थे। नाविक अपने घुटनों पर गिर पड़े। कुछ रो रहे थे तो कुछ वहां की मिट्टी को छूकर अपने माथे से लगा रहे थे। पूर्व और पश्चिम का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक नए और कहीं ज्यादा स्याह अध्याय की शुरुआत होती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को दा गामा और उसके लोगों का स्वागत किया। जमोरिन ने व्यापार का प्रस्ताव भी मान लिया। ये भारत और यूरोप के बीच पहला औपचारिक रिश्ता था। लेकिन वास्को द गामा की इस यात्रा ने समझिए कि यूरोप के लिए भारत की दौलत का रास्ता खोल दिया था। अब व्यापार धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते ही देखते जो भारत दुनिया का सबसे अमीर हिस्सा था, वो इन औपनिवेशिक ताकतों के निशाने पर आ गया। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वास्को दा गामा की खोज ने एक दरवाजा तो खोला, लेकिन उसी दरवाजे से उपनिवेशवाद का अंधेरा भी भारत में घुसाया। इस लालच ने लड़ाइयों, युद्धों और शोषण को जन्म दिया और भारत को सदियों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद ये जो शब्द है ना, खोज, इस पर दोबारा सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम इतिहास को एक अलग नज़र से देखें। क्या भारत सच में कभी खोया हुआ था या वो सिर्फ यूरोप की नज़रों से दूर था? और इसका जवाब शायद ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से देती है कि असली भारत को दुनिया ने तब नहीं जाना जब वास्को डी गामा यहां पहुंचा। दुनिया ने भारत को असल में जाना 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ। उस दिन दुनिया को पता चला कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक आत्मा है। इसे जीता नहीं जा सकता, सिर्फ इसका सम्मान किया जा सकता है। और आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि भारत एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरते। वो हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते रहते हैं।